हेलो फ्रेंड्स। तो आज कंटिन्यू करते हैं जहाँ से लास्ट क्लास हो रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। राइट। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं पिछला क्लास से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमने ये आपको बताया था कि जो मॉडर्न स्टेट कांट लिमिट ओनली टू, जो हमारा आज का स्टेट है मॉडर्न स्टेट, राइट, जो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के अलावा है ना, टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स एंड रेवेन्यू और प्रोवाइडिंग जस्टिस। इसके अलावा भी हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दायरा काफी बढ़ चुका है। मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, हिंदी में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, वो काफी ज्यादा हो गया है आम पब्लिक में। तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन अगर पब्लिक का बढ़ा, ठीक है, तो साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, ठीक है, उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। राइट। तो यही हमारा कंक्लूजन निकलता है कि एक्सपेक्टेशन इज मोर एंड मोर, हैंस स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट हैज इंक्रीज्ड। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। राइट। उसके आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं नाउ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी भूमिका और महत्व। तो सबसे पहले देखा जाए, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो गवर्नमेंट का बेसिस होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या होता है? बेसिस। इट इज अ बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का आधार होता है। और ये वेलफेयर स्टेट के लिए, मतलब कल्याणकारी राज्य अगर अपने आप को डेवलप करना है तो सबसे पहले वो है ना, क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बेसिस ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या बताया था कल, जो गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारा मान के चलिए कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम नहीं करती है, ठीक है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वो वर्क करती है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट्स एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है? एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कौन? हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, दैट टू वेलफेयर स्टेट। देन सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन सोसाइटी। ऑब्वियसली जब कोई काम करेगा, कौन काम करेगा? जैसे मैं बता दिया कि ये एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, कोई भी एक्शन गवर्नमेंट का, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन करना है, एक्शन इन द सेंस कोई लॉ को एग्जीक्यूशन करना है, कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट का उसको इम्प्लीमेंट करना है, या तो गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको एक्शन में लेके आना है। और एक्शन में कौन लाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? बेसिस ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। अब सोसाइटी को कौन चेंज करता है ना, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। ठीक है, पहला इसका पिछला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताया था आपको, राइट, टू सर्व, टू सर्व। ठीक है, मतलब टू सर्व का मीनिंग क्या बताया था? टू सर्व मतलब हेल्प करना, देखभाल करना, राइट, देखभाल करना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? इट्स बेसिस गवर्नमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी को चेंज करने थ्रू डेवलपमेंट, मतलब विकास का कार्य करते के साथ। ठीक है, विकास के माध्यम से। और किसके थ्रू विकास होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन, and its execution of law, policies and program. That's why public administration are called as a action part of government, या तो इसको और बोलते हैं कि फेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का जो फेस है क्या होता है? वही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूं मैं यहाँ पे, लिखा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एक सेकंड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब डेफिनेशन ये है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो सर्वेंट है, ठीक है, जो आपका सेवक है, फॉर एग्जांपल आपका आईएएस हो गया, राइट, आईपीएस, कोई सा भी ना, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, ठीक है, जो भी हो, सीओ बीडीओ, तो दे आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर सर्वेंट्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट टर्म, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब मान के चलिए गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है हर 5 साल में होता है, और ये गवर्नमेंट जो भी मेजोरिटी पार्टी में बनती है, जो भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है, उसी का गवर्नमेंट बनता है। इसका मतलब जो है ना, गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होती है, ठीक है, हर 5 साल में चेंज होती है। तो ये एक तरह से टेम्परेरी इन नेचर हो गया, राइट, ये टेम्पोरेरी है, गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है या तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारा परमानेंट रहता है, ठीक है, परमानेंट। कैसे? क्योंकि जो आपका आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है, या तो झारखंड का सीओ है, या तो बीडीओ है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, ये लोग क्या होता है, परमानेंट इन नेचर, राइट, ये बदलते नहीं है। एक बार आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गया तो जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, तब तक दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब आपका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तब तक रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्वेंट है ना, मतलब आपका सेवक है, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आपको याद है, मैं आपको क्या बताया था, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, राइट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या बताया था आपको, ये हो गया विधायिका, ये कार्यपालिका, और ये आपका न्यायपालिका, राइट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और ये तो जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ये हमारा परमानेंट रहता है। होप आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है ना, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कब सक्सेस करेगा, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जिस गवर्नमेंट को कितना सक्सेस है, मिलता है नहीं मिलता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफिशिएंसी है काम करने का, इसका जो एबिलिटी है, एबिलिटी बोल लो या तो एफिशिएंसी बोल लो, ठीक है। अब ये कितना अच्छे से काम करता है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, राइट, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, राइट, कितना वो धरातल पे कितना इफेक्टिव है ना, कितना उस पर क्षमता है उस एडमिनिस्ट्रेशन का। फॉर एग्जांपल उस आईएएस का कितना कैपेसिटी है, वहाँ का सीईओ का कितना कैपेसिटी है, बीडीओ का कितना कैपेसिटी है, राइट, कितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का सक्सेस कितना मिलने वाला है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक 3 टर्म है, ये 3 इंटरचेंजली यूज होता है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, और मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, प्रशासन, संगठन और प्रबंधन, ठीक है। ये मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस से काम करने का तरीका में, ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, संगठन और प्रबंधन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि डिटरमाइन गोल टू अचीव। मान के चलिए गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, गवर्नमेंट का जो एक्शन पार्ट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन। अब गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है, ठीक है, मान के चलो अबुआ आवास, ठीक है, अबुआ आवास, अबुआ आवास गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक। अब इसको धरातल पे लेके जाना है, मतलब क्या है, एक गोल सेट कर दिया, ठीक है, एक गोल सेट कर दिया किसने, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेट किया गया कि इस पॉलिसी को धरातल पे उतारना है, मतलब एक गोल को डिटरमाइन कर दिया है ना,
टू अचीव, मतलब हमको इसको इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमने समझ लिया कि डिटरमाइन गोल टू अचीव, है ना। सो एग्जाम्पल के हिसाब से लिखा हो कि मेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन लेता है यहाँ पे हाई लेवल पे जो डिसीजन होता है, या इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जिन्हें मैंने ये एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट का क्या काम करेगा? मैनेजमेंट का काम होगा, एक बार जब ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेगा कि क्या गोल है, किसको अचीव करना है, ठीक है ना, उसके बाद मैनेजमेंट का काम आ जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट का काम आ जाएगा, रोल आ जाएगा, और मैनेजमेंट क्या करेगा, उस गोल के हिसाब से प्लान सेट करेगा, प्लान द वर्क एज पर गोल सेट, इस गोल के अकॉर्डिंग उसको प्लानिंग करेगा, ठीक है, कि कैसे काम को निकालना है। तो कैसे काम करेगा वो भी यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। कैसे काम करेगा? वो काम ऐसे करेगा कि जितना भी वर्क है ना, ये जो गोल है, फॉर एग्जांपल उसको अचीव करना है, क्या गोल है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, सेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, ठीक है, पूरा प्लानिंग करेगा कि कैसे हमको अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक बार गोल सेट हो गया, एक बार प्लानिंग बन गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जितना भी प्लान किया हुआ है उसको एक्चुअल में वर्क को डिवाइड कर देगा, है ना, डिवाइडिंग द वर्क। मान के चलिए 10 काम है, उसमें से 10 को कुछ भाग में बांट देगा, 2, 3, 5 करके, ऐसा कुछ बांट देगा। और इसको एक बड़ा टास्क को, है ना, एक बड़ा टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, और ये पर्टिकुलर लोगों को असाइन कर दिया जाएगा वो टास्क को फिनिश करने के लिए, ठीक है। टास्क को फिनिश करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखोगे ना, ये तीनों का काम, तीनों बोले तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ठीक है, प्लस आपका मैनेजमेंट का काम, प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम, ये तीनों ही मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है किसी काम को, मतलब गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल्स टू मैनेजमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा थोड़ा सा चीजें एक और है, यहाँ से देख लो, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर aligned towards achieving public policies goal and serving the public interest effectively and efficiently। मैंने ये बताया कि जो तीनों का रोल है ना, वो कंबाइन किए बिना आप ये सब जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो कोई सा भी पब्लिक पॉलिसी रहेगा, है ना, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो इक्वली सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, प्लस उसका मैनेजमेंट भी चाहिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, ठीक है। इक्वल कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, वो गोल सेट करता है, मतलब क्या हमको धरातल पे लागू करना है। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ये प्लान करता है कि कैसे हमको इस गोल को अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है ना, इस प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। जो भी प्लान आपका मैनेजमेंट द्वारा दिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है, वो काम को आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर देना है, दैट्स इट। यही आपका रिलेशन बनता है आपको मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड, यहाँ से एक्चुअल हमारा कंटेंट शुरू होता है आज का। आज हमारा क्या टॉपिक का नाम है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर और स्कोप दोनों पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। दो जो हमारे विद्वान थे, स्कॉलर ने कल आपको बताया था स्कॉलर के बारे में। स्कॉलर मतलब जो विद्वान है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का,
ये विद्वान, इसको और भी क्या बोल सकते हैं कि फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा नेचर है, मतलब लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू। कल मैंने आपको दो सेंस में बताया था ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जितना डेफिनेशन था। एक हमारा था ब्रॉडर व्यू, याद आ रहा है कुछ? पिछला वीडियो देख लेना आप, ठीक है, ब्रॉडर व्यू। और एक था आपका नैरो व्यू, नैरो व्यू। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस था, ठीक है, सेंस था। अब देख लेना पिछला वीडियो में, और कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा था वो में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम नेचर की बात करते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर की बात करते हैं, तो नेचर में भी आपका दो भाग है, ठीक है, इंटीग्रल भाग और मैनेजरियल भाग, मतलब एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। सिमिलरली जब हम स्कोप की बात करेंगे, तो स्कोप में आपका आता है पोस्ट कोर व्यू और एक सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कोर दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण, ठीक है, और ये आपका स्कोप के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं अब आगे इसको। सबसे पहले हम नेचर में पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो इंटीग्रल व्यू है। देखिए, इंटीग्रल का मतलब समझने की कोशिश करिए। एकीकृत दृष्टिकोण मतलब इंटीग्रेशन, अगर मैथ में पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन, तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन होता था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ऐड करना, ठीक है, ऐड करना मतलब सम करना, ठीक है, मतलब एडिशन करना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एज ए होल, ठीक है, एज ए होल, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब होता है, तो इसका मतलब इसलिए बोल रहा है कि मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई टॉप पे है, आपका मैनेजर है, सीनियर है, ठीक है, उसके नीचे कोई और है, उसके नीचे कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए क्लर्क बैठा हुआ है सबसे नीचे लेवल पे, ठीक है, उसके ऊपर उसका मैनेजर है, यहाँ पे बॉस उसका है, ठीक है, और कोई टॉप लेवल पे इस टाइप का एम्प्लॉय बैठा हुआ है। तो जो भी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल व्यू, ठीक है, तो टॉप से लेके बॉटम तो जितना भी काम रहेगा, तो यहाँ पे सब इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है, सब इन्वॉल्व करेगा यहाँ इन इंटीग्रल व्यू, ठीक है। तो कोई भी काम अगर होगा तो आपका जो इंटीग्रल व्यू है सब कोई पार्टिसिपेट करेगा, वही लिखा हुआ। इट considered the holistic context in which public organization operate, ठीक है, integrating political, social, economic and cultural dimension, ठीक है। ये तो सब काम करेगा ही करेगा, लेकिन जब होलिस्टिक व्यू देगा, होलिस्टिक व्यू, ठीक है, किस किस में? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी चैलेंजेस बाय अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? हाँ, अप्रोच टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। जो हमारे समाज में चैलेंज, सोसाइटी में हमारे चैलेंजेस आ रही है, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स जो चैलेंजेस है, उसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में एकीकृत करके हम उसको जो गवर्नेंस का पॉलिसी है, ठीक है, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। वही लिखा है यहाँ पे कि शासन और नीति निर्माण के लिए एकीकृत और अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाकर जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, ठीक है। इसका इंटीग्रल व्यू का मकसद यही है, ओके। और इसका भी अगर पॉइंट और देखना चाहोगे तो कहता है कि फोकस ऑन कोलैबोरेटिंग among diverse stakeholders to promote the holistic governance problem। मैंने अभी बताया कि जितना भी उस सिस्टम पे लोग रहेगा, जितना भी स्टेक होल्डर रहेगा, ठीक है, तो सब एक दूसरे से क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, खुद भी करेगा और दूसरे से भी कोऑर्डिनेट कराएगा। किसके लिए? जो भी उन लोगों का पर्पस है, गोल है अचीव करना, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा, हेल्प करेगा और खुद भी अपना काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्स स्टेक होल्डर
और एक है आपका होलिस्टिक गवर्नेंस प्रॉब्लम। होलिस्टिक मतलब एज होल, ठीक है। और एक बार एग्जांपल भी अगर देना हो, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे उस सिस्टम में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा। एग्जांपल है, मान के चलिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, एसडीजी का गोल आपको क्या करना है, एसडीजी का इम्प्लीमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना होता है, 17 होता है, राइट। इसमें से आपका जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो इसमें से कोई सा भी अगर एक अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उससे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राइट। सोशल से रिलेटेड जो है सामाजिक अ, कार्य है, तो उससे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक जो है, तो उस डिपार्टमेंट से भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो देख रहे हो कि अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है ना, एक उद्देश्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको जितने सारे आपका स्टेक होल्डर है, ठीक है, चाहे आपका वो इन्वायरमेंट से हो, या तो आपका सोशल से हो, या तो इकोनॉमिक से हो, सबसे आपको एक दूसरे से संबंध बनाने की जरूरत है। तो यही आपका इंटीग्रल व्यू कहता है। इंटीग्रल व्यू क्या कहता है, एज ए होल सम, जितने भी स्टेक होल्डर है सबको आपको कोऑर्डिनेट करना है, और सबसे एक दूसरे से मिलके आपका जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम गवर्नेंस का, उसको अचीव करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदी में भी सेम चीज़ है, ठीक है, हिंदी में भी सेम चीज़ है, कोई यही नहीं है। आपको अगर देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। एकीकृत व्यू है ना, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, पोस्टकर एंड विषय वस्तु, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ऑलराइट। अब हम इंटीग्रल व्यू देख लिए, अब हमको क्या देखना है, मैनेजरियल व्यू देखना है। और ये नेचर का ही पार्ट था, राइट। हमने देखा था क्या भी पढ़ रहे हैं हम, नेचर, NATUR, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कि दो भाग है। एक आपका है इंटीग्रल व्यू, ठीक है, इंटीग्रल मतलब एक व्यू, और दूसरा आपका क्या है, मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू मतलब जो आपका प्रबंधीय ये है व्यू उस पे। तो अगर मान के चलो मैनेजर नाम दिया है, तो इसका मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका ये मैनेजर का काम करेगा। मैनेजर का काम करेगा नहीं बोल, देखिए तुम मैनेजर बन गया है, तो मैनेजर क्या काम कर बोलेगा ना, कि वो खुद काम नहीं कराएगा, करेगा, ठीक है, वो दूसरे से काम करवाएगा, ठीक है, दूसरे से काम करवाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक डेफिनेशन कल दिया था ना, कि गेटिंग थिंग्स डन। आप कमेंट करना किसका ये डेफिनेशन है, ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम को करवाना, गेटिंग थिंग्स डन, राइट, गेटिंग थिंग्स डन। तो इस व्यू में वही मैनेजर क्या करेगा ना, वो काम किसी दूसरे से डन करवाएगा, मतलब खुद नहीं करेगा। तो कह रहा है कि फोकस ऑन अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक। जो अब जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होगा उसको कुछ आइडिया होगा, राइट। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है ना, जो भी उसका टेक्निक होता है, मैनेजमेंट का सबसे टेक्निक, पहला टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले कम पैसा में ज़्यादा काम करो, ठीक है, कम पैसा से ज़्यादा काम कराओ, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग। और खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि फोकस ऑन अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक टू इनहांस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कैसे इनहांस करेगा, कुछ कुछ उसको एफिशिएंसी को बढ़ाएगा एम्प्लॉय का, ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। तो वही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। मैनेजमेंट क्या बोलेगा, कोई काम दे देगा आप लोगों को, बोलेगा कि ये काम होना चाहिए, कम टाइम में होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या, कम टाइम में कर दो, ठीक है, और ज़्यादा करो, कम टाइम में ज़्यादा करो। इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको दायित्व दिया कि आपसे ये होना ही चाहिए, राइट। वही डेफिनेशन पे लिखा गया है, तो आप लोग हिंदी वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सेकेंड है, प्राइवेट में आपको क्या है, आपको रिजल्ट दिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच मतलब जो काम दिया गया है
उसको रिजल्ट चाहिए, है ना। ये नहीं कि आज का काम जो है कल करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वही कहता है कि आपको इफिशियंसी, इफेक्टिव, ठीक है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम और कम पैसा में भी ज़्यादा काम करना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टूल्स, जो मैनेजमेंट का टूल्स है ना, टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है, क्या होता है, जैसे प्लानिंग होता है, मैनेजमेंट का क्या होता है, काम प्लानिंग करना, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब वही कि आपका स्किल का परफॉर्मेंस, इफिशियंसी है कि नहीं, ये नहीं कि आप कोई अपने काम दिया, उस काम को लेकर बैठे हो 10 दिन तक और काम नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैनेजमेंट का एक क्या हो गया, टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक। फिर मैनेजमेंट टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, आपको इस हिसाब से जैसे कि मैं बता दिया जितना पॉइंट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, इसमें से क्या करेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा एंड डिलीवरी क्वालिटी पब्लिक सर्विस, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, है ना, पब्लिक सर्विस। जो मैनेजर का मैनेजरियल व्यू है, इसमें बेसिकली इफिशियंसी का बात किया गया है, ठीक है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। और इंटीग्रल व्यू में क्या था, एक सेकंड, इंटीग्रल व्यू में क्या था, इंटीग्रल व्यू में ये नहीं था, इंटीग्रल व्यू में क्या था कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन मैनेजरियल व्यू में वो नहीं है, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस है ऑन इनोवेशन, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब कोई एमबीए वाले हो तो चीज़ों को जल्दी समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी बहुत रॉकेट साइंस में नहीं है। इसलिए आप सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट मतलब, ठीक है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप से मान लो कि उसको ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो मानव संसाधन है उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक है, मानव संसाधन का डेवलपमेंट करना है। इसलिए डेवलपमेंट करना है कि जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हो रहा है, राइट, कल बताया था आपको एंशियंट टाइम पे, मेडिवल टाइम पे और अभी मॉडर्न टाइम पे। तो उस टाइम का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो चैलेंज था वो काफ़ी लिमिटेड था, ठीक है। अब एंशियंट जब मिडिवल पे आए तो चैलेंज और बढ़ गया, ठीक है, और मिडिवल से मॉडर्न पे आ गए तो और हमारा चैलेंज बढ़ गया। डे बाय डे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, चैलेंज बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं एग्जांपल भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम। आज से 30 साल पहले क्या साइबर क्राइम होता था, क्या फ्रॉड होता था? साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट में जितना भी आजकल क्रेडिट कार्ड, है ना, का डिटेल्स लोग निकाल रहे, ले रहे हैं, अकाउंट से पैसे निकाल के ले जा रहे हैं, राइट, जिसमें से हमारा जामताड़ा फेमस है, करेक्ट, जामताड़ा फेमस है इस चीज़ के लिए इंडिया में, इसके लिए साइबर क्राइम के लिए। तो आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके लिए आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी हमको बनाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम और बढ़ गया, ठीक है। तो स्कोप जो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है ना। अब साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम का को चलाने के लिए, है ना, उसको प्रॉपर साइबर क्राइम कैसे चलता है उसके लिए आपको स्किल्स भी इन्हांस करना पड़ेगा, राइट। साइबर क्राइम मतलब आपका इंटरनेट से जितना टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो चीज़ भी आपको आना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसीलिए बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ह्यूमन मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में है, कोई ना कोई तो मानव ही तो है। लेकिन जैसे ही हमारा नया एक आ गया चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के पास सॉल्व करने के लिए, हमारे पास मान लीजिए मानव है, ठीक है, ह्यूमन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो स्किल्स नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको ट्रेन करना है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना है, ताकि जो नए नए जनरेशन का चैलेंज आ रहा है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसको हैंडल कर सके। यही आपका पॉइंट था, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं, ठीक है, हमने देख लिया। अब हमने क्या देखना है, कंपेरिजन देख लेंगे दोनों का, इंटीग्रल व्यू का और मैनेजरियल व्यू का, जो जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, इंटीग्रल व्यू एंड मैनेजरियल व्यू का हमने आपको क्या देखना है, कंपेरिजन देख लेना है। तो इंटीग्रल व्यू मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रल व्यू में क्या बताया कि ये इंटीग्रल जो व्यू है ये इम्फेसाइज किसमें करता है, एक ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे कि ब्रॉडर का बता दिया था ना, फॉर एग्जांपल एसडीजी का वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है,
जिसमें से आपका एक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी था, उससे भी आपको कोलेबरेट करना है, प्लस आपका जो सोशल डिपार्टमेंट है उस पे उससे भी आपको कम्युनिकेट करना है, प्लस आपका जो इकोनॉमिक वाला डिपार्टमेंट है उससे भी आपको कम्युनिकेट या तो कोलेबरेट करना है। तो ये आपका इंटीग्रल व्यू का मैंने आपको बताया था। तो इंटीग्रल व्यू emphasize the broader societal context and interdisciplinary approach to governance challenges। वही चीज बताया आपको, जो गवर्नेंस का जो चैलेंज है आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो इसके लिए ब्रॉडर व्यू है। ठीक है, वही बोल रहा है कि शासन की चुनौतियों के लिए व्यापक सामाजिक संदर्भ और अंतर विषय दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक, और वहीं पे मैनेजरियल व्यू क्या करता है? मैनेजरियल व्यू करता है कि मैनेजरियल व्यू फोकसेस ऑन ऑपरेशनल effectiveness and मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विद इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। विद इन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बाकी वाला, ये बाकी डिपार्टमेंट पे यहाँ पे जैसे कि ये सब सबके साथ कोलेबरेट कर रहा है, ठीक है, इसमें इंटीग्रल व्यू में। लेकिन जब मैनेजरियल व्यू आएगा ना, वो नहीं करेगा, सिर्फ वो अपना जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जिस भी डिपार्टमेंट पे है बेसिकली, वो उस डिपार्टमेंट पे ही कम्युनिकेट करेगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट एफिशिएंसी पे ये वो ज्यादा ध्यान देगा, उस डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे ध्यान देगा, ताकि जो इसका पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस डिलीवरी में ये, है ना, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी दे सके, या क्वालिटी सर्विस डिलीवरी दे सके। वही लिखा हुआ है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण सार्वजनिक संगठनों के भीतर परिचालन प्रभावशीलता और प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके आगे क्या है? यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है, ये भी आप देख लो। ये नोट पे लिखा हुआ है कि बोथ पर्सपेक्टिव, बोथ पर्सपेक्टिव मतलब आपका इंटीग्रल व्यू भी, ठीक है, इंटीग्रल व्यू, और दूसरा आपका मैनेजरियल, मैनेजरियल व्यू, दोनों क्या करता है? दोनों पर्सपेक्टिव एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इशू इन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक का काम कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। हाँ, इंटरनली दोनों का काम अलग है, ठीक है, अगर उसका स्ट्रक्चर में देखने जाओगे ना, दोनों का काम अलग है, बट इवेंचुअली दोनों का जो मेन काम है ना, वो आपका जो इश्यूज है आज के डेट में, कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, एड्रेस करने का काम करता है। ठीक है, वही कह रहा है कि दोनों परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में जटिल मुद्दों को संबोधित करता है। क्लियर हो गया? ओके। और कल जैसे ही मैं एक बना के लाया हूँ टेबल, जिसमें से आपका इंटीग्रल व्यू का जो एक्सपोनेंट है, मतलब समर्थक जो सपोर्ट करता है, ठीक है, कि ये इंटीग्रल व्यू का होना चाहिए, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैनेजरियल व्यू का भी सपोर्टर है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। देखो, इस व्यू का सपोर्टर कौन है? ठीक है, इंटीग्रल व्यू का, इंटीग्रल व्यू में आपका हो गया सबसे पहले एल.टी. व्हाइट, डी मॉक, पिफनर, वुड्रो विल्सन। ठीक है, जो आपका फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वुड्रो विल्सन, ये सब लोग इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब आपका वही कि सारा डिपार्टमेंट के साथ क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, और ये एक ब्रॉडर व्यू टाइप से बोल सकते हैं। कल हमने सेंस देखा था ना, ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू, वो लोग सपोर्टर है। और मैनेजरियल व्यू का जो सपोर्टर है कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है, लेकिन एफिशिएंट के साथ काम करेंगे, इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे, और पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो हमारा सर्विस डिलीवरी होगा गवर्नेंस सिस्टम में, सर्विस डिलीवरी, ठीक है, वो क्वालिटी वाला हो, ठीक है, वो क्वालिटी वाला हो। तो उसमें से कौन है? लूथर गुलिक साहब है और हर्बर्ट साइमन है, जो कि मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखा है कि जो इंटीग्रल व्यू है ना, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल प्लस कलर, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं टॉप टू बॉटम में, वही बताया था आपको ना।
क्योंकि इंटीग्रल व्यू में सबको काम करना है और एक दूसरे से डिपार्टमेंट से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है। तो यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है वो भी काम करेगा, टेक्निकल है वो भी काम करेगा, और जो क्लर्क लेवल पे वो भी काम करेगा। मतलब जो टॉप से लेकर बॉटम तक बैठा हुआ है ना, मैनेजर से लेकर तो क्लर्क लेवल तक, और बीच में जो भी लेयर बना हुआ है, सभी के सभी काम करेंगे इसमें इंटीग्रल व्यू। लेकिन मैनेजरियल व्यू में नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैनेजर का नाम से ही क्या लग रहा है कि आप जनरली देखते भी होंगे कि मैनेजर काम करता है क्या, नहीं करता है। वो क्या करता है, दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाएगा मैनेजर। तो वही लिखा है कि एक्टिविटीज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, देखिए वो डेफिनेशन आ गया, इसमें आपको बताया था। ये गेटिंग थिंग्स डन मतलब मैनेजरियल का काम क्या है ना, वो आपसे काम करवाएगा, वो खुद नहीं करेगा। एंड नॉट डूइंग बाई देमसेल्फ, खुद से नहीं करेगा बट दूसरे से काम करवाएगा। इसलिए तो मैनेजर बोलते हैं, है ना, वो दूसरे से काम करवाएगा। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनेजरियल एस्पेक्ट। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों व्यू, है ना। मतलब नेचर जो है, नेचर कौन सा, एक इंटीग्रल व्यू और दूसरा मैनेजरियल व्यू, दोनों को कंपेरिजन करके भी दे दिया, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि भाई बताओ दोनों को कंपेयर करके बताओ, मैनेजरियल व्यू क्या है और इंटीग्रल व्यू क्या है, ठीक है, और उसके सपोर्ट में कौन कौन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंटीग्रल व्यू का सपोर्टर कौन है और ये आपका मैनेजरियल व्यू का सपोर्टर कौन है। ये अगर इतना आप याद रख लेते हो तो आपका जो नेचर वाला पार्ट है यहाँ से कवर हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन वाला भी कल आपको मतलब दे दिया था, जिसमें से आपको एडमिनिस्ट्रेशन का डिफाइन कर दिया था, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर दिया था, ठीक है। और उसमें से भी दोनों में जो स्कॉलर्स है, एग्जाम्पल देके बता दिया था कि कौन सा स्कॉलर ने क्या बोला, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कौन सा स्कॉलर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बोला। ये कल वाला वीडियो में हमने देखा था। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो ये वाला पार्ट है नेचर वाला खत्म हो जाता है। अब हम स्कोप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। अब हम स्कोप की तरफ बढ़ते हैं। स्कोप में भी दो दो है, ठीक है। हमने क्या देखा था कल, कल देखा था सेंस। सेंस में हमने दो चीज देखा था, राइट। एक देखा था ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर व्यू या तो वाइडर व्यू, और दूसरा क्या था, नैरो व्यू, ठीक है, नैरो व्यू। फिर अभी हमने क्या देखा, नेचर व्यू। नेचर में हमने क्या देखा, नेचर में भी दो चीज देखा। क्या क्या देखा, नेचर में हमने देखा एक इंटीग्रल व्यू, है ना, इंटीग्रल व्यू, और दूसरा क्या देखा, मैनेजरियल व्यू। इसे अब हम स्कोप में आते हैं। स्कोप में भी दो व्यू है, ठीक है। स्कोप में भी व्यू बोलो या तो पर्सपेक्टिव बोलो, बात की, ठीक है, पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हो। इस स्कोप में दो है, इसमें से एक आता है पोस्ट पर व्यू, पोस्ट CORV, और दूसरा आपका आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू। एक एक करके सब देखते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बोल रहा है जो पोस्ट कर व्यू है ना, और सब्जेक्ट मैटर व्यू है। पोस्ट कर वो किसने दिया था, ये लूथर गुलिप ने दिया था, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में। पोस्ट कर्व का डेवलपमेंट किसने किया था, लूथर गिलिक ने किया था, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर को विषय वस्तु दृश्य या तो दृष्टिकोण, ठीक है, ये बोलते हैं। अब पी का मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ पे देखिए 7 लेटर है, क्या क्या है आपका, POSDCOR, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4, हाँ ठीक है 8। तो 8 है कि 7 होता है, एक सेकंड। ये आपका हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, अच्छा इसको एक बोलता है कोऑर्डिनेटिंग, राइट, रिक्रूटिंग, और ये बजटिंग, हाँ ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ लेता है 8, लेकिन ये है एक्चुअली में 7, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा, देखोगे यहाँ पे तो 7 तक है, बजटिंग तक। यहाँ CO को कंबाइन कर देता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अभी हम लोग यहाँ पे, तो पी से क्या होता है ना, पी से प्लानिंग। प्लानिंग किसका करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो गोल है, ठीक है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसको, या तो जो पर्पस, कुछ भी नाम दे लो, ठीक है, मतलब जिसको आपको अचीव करना है, गोल पर्पस को अचीव करना है, तो वही कह रहा है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग, स्ट्रेटेजाइज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल, है ना, वही चीज है जो मैं आपको बताया कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक प्लान करो, फिर जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, मान के चलो ह्यूमन रिसोर्स या तो कुछ और टाइप का रिसोर्स, ठीक है, मटेरियल, कल हमने मटेरियल भी पढ़ाया था ना, मटेरियल, है ना, वो भी हो सकता है। तो वो सब का जो किसके अंतर्गत आता है, प्लानिंग के अंतर्गत आता है, मतलब योजना बनाना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, रणनीतियों की पहचान करना और संसाधनों का आवंटन करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख रखा हूँ मैं, कि मान के चलिए कोई आपका डिजास्टर आ गया, ठीक है, मान के चलिए डिजास्टर आ गया, तो डिजास्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा डिजास्टर के लिए, किस लिए, प्रिपेयर्डनेस जो होता है ना, मतलब आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों की योजना। सबसे पहले आप प्रिपेयर्डनेस हो गए, फिर आपका रेस्पॉन्स फोर्स रहेगा, देन आपका रिकवरी एफर्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सब आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, तो एक इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए, ठीक है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, ठीक है, मतलब कोई इसमें ये स्ट्रक्चर है, ऑथोरिटी मतलब क्या, मान के चलिए यहाँ पे आप मैनेजर हो गया, ठीक है, मैनेजर के पास ऑथोरिटी है, कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेट मतलब मान के चलिए यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ये कोई क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ लोग काम करेंगे ना, और कुछ हायरार्की भी होगी, है ना, ये बॉटम लेवल पे कुछ लोग रहेंगे, ये आपका टॉप लेवल पे कुछ लोग रहेंगे, बीच में कुछ लोग रहेंगे, मिडिल लेवल पे। तो एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका जो ऑथोरिटी रहेगा वो डेलीगेट कर दो, है ना, कि कोई आपका लीड हो गया, मैनेजर हो गया, तो पर्टिकुलर रोल दे देना, उस एक दूसरे के साथ सब कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको सारा कोऑर्डिनेशन और डेलीगेटिंग अथॉरिटी करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है कि ऑर्गेनाइजिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एंड स्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर, इनकेस अगर आपका कुछ इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है, तो आपको रेस्पॉन्स फोर्स वगैरह, टीम्स, एनडीआरएफ, एग्जाम्पल पिछला में दिया था ना यहाँ पे, उसी एग्जाम्पल अगर लेते हैं एनडीआरएफ का टीम के, है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कौन सा टीम कहाँ पे जाएगा, डिसाइड मान के जो समझ सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरा है स्टाफिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए चलिए इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है या नहीं भी है, मान के चलिए अगर है तो वो कम मात्रा में है, ठीक है, वो लेस है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मानव संसाधन वो कम मात्रा में है, ठीक है, अगर कम मात्रा में है और आपके पास गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कम लोग इसमें से काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, फुलफिलमेंट होगा नहीं, तो क्या करोगे, एक तो सबसे पहले आप नया लोग लाओगे, है ना, स्टाफिंग का मतलब ये होता है रिक्रूटिंग करना, तो कम लोग से काम चलेगा नहीं, आपको रिक्रूट करके, ठीक है, रिक्रूट करके मतलब उसको बोलते हैं हायर करना, नया लोग हायर करना पड़ेगा, प्लस जो पुराने लोग हैं, जो भी बच्चे कुछ कम लोग अभी हैं, वो मान के चलो वो जो है ना वो स्किलफुल नहीं है, ठीक है, पुराने लोग हैं मान के चलिए वो स्किलफुल नहीं है, तो सबसे पहला काम हो गया स्टाफिंग का, सबसे पहले, है ना, हायर करो नया लोग अपने कंपनी में ज्वाइन कराओ, और जो पुराने लोग हैं उसको ट्रेनिंग भी दो ताकि स्किल को फुलफिल कर पाए, ठीक है, ट्रेनिंग भी देना, और ताकि वो आपका जो ये गोल है वो इफेक्टिवली
और एफिशिएंटली, ठीक है, काम हो सके कम टाइम में। वही कह रहा है कि स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग वर्कफोर्स टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, एफिशिएंटली, वही एफिशिएंटली मतलब क्या, उसको स्किल देना है। स्किल कैसे दोगे, ट्रेन करोगे उसको, है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और जो अपन कम है उसको हायर भी करना है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, है ना, वॉलेंटियर एंड स्टाफ, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमने 3 तक देख लिया, 3 तक देख लिया। ऑल राइट, हम अब जाते हैं चौथा। चौथा क्या कहता है, एक सेकेंड। चौथा क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब देखिए, हमने पी देखा, ओ देखा, एस देखा, डी अभी देख रहे हैं, ठीक है, सी ओ आर बी। ठीक है, पी का मतलब हमने क्या किया, प्लान किया कि हमको क्या क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है, सबके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट कर दिया, एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपको काम करना है। ये आपका एस। एस मतलब स्टाफिंग करना। स्टाफिंग मतलब नया लोग हायर भी करना है, पुराने लोगों को ट्रेनिंग भी देना है, डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, और चौथा में एक बार हमने प्लान कंप्लीट कर लिया, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ा हो गया, फिर हमको स्टाफ मतलब जो मैन पावर है, स्टाफिंग से मैन पावर भी मिल गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मैन पावर को कुछ तो काम देना पड़ेगा ना, काम देना पड़ेगा। तो जो हमको टास्क देंगे, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट निर्देश प्रदान करना। ठीक है, मतलब अब इतने सारे जो फेजेस हुए यहाँ पे, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सुपरविजन एंड लीडरशिप टू एम्प्लॉय टू अकम्प्लिश असाइन टास्क। अब ये नया लोग जो आपने ट्रेनिंग दिया और नए लोगों को हायर किया, तो कुछ काम दोगे, तो मतलब एक निर्देश दोगे, एंड दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट। हिंदी में लिखा हूँ, सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है, एग्जाम्पल है वही दिया है, डायरेक्टिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग ए क्राइसिस, है ना, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, जिस चीज के लिए आप रिसोर्स को हायर किए थे, उस रिसोर्स से वो काम निकालना है, वो इंश्योर करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बस वो आपके मैनेजरियल स्किल्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, समझ में गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट करना। ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये छठा होगा, सातवां होगा। हम आ गए अब कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन को देखना है। कोऑर्डिनेशन पे क्या देखना है, अब इतने सारे चीज बन गया, राइट, तो अब हमको कोऑर्डिनेट करना भी तो पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन में हार्मोनाइजिंग, ठीक है, एफर्ट्स मतलब एक कॉमन एफर्ट। ठीक है, हार्मोनाइज मतलब कॉमन एफर्ट, कॉमन या तो कलेक्टिव एफर्ट बोल लो, कलेक्टिव एफर्ट, क्लियर। इसको अक्रॉस डिपार्टमेंट्स मतलब जितने डिपार्टमेंट्स है, मान के चलो, ये मान के चलिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा सीन बन रहा है, तो सब डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोनाइजिंग, है ना, एफर्ट्स लगाना है, जितने भी डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स है, टू अचीव, है ना, सिंक्रोनाइज एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका तालमेल है ना, तालमेल बनाना पड़ेगा ना। अगर तालमेल नहीं बना तो पता चला कि इसका काम इस डिपार्टमेंट का काम ये कर दे रहा है, इस डिपार्टमेंट का काम ये कर दे रहा है, और आपका काम का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ क्या था वो, डिजास्टर वाला, ठीक है, कुछ डिजास्टर वाला एग्जाम्पल ले लो, कि वहाँ पे मान के चलो सिविल सोसाइटी जो है ना, वो भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है ना, और आपको एनडीआरएफ का टीम, एनडीआरएफ का भी टीम है। पता चला कि एक ही चीज को जहाँ पे इसको जरूरत नहीं था, या तो इसको जरूरत नहीं था, दोनों लोग लग गए। ठीक है, तो ये आपका डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाएगा।
तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। समन्वय स्थापित करना, तालमेल हासिल करने और प्रयासों को दोहराव से बचने के लिए विभागों और इकाइयों के बीच प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है। अब रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग में क्या है उसको भी देखते हैं। रिपोर्टिंग में ये बोल रहा है प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, आउटकम ऑफ स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था ना, बहुत सारे स्टेक होल्डर है। ठीक है। मान के चलिए इन्वायरमेंट वाला है, एसडीजी वाला एग्जांपल लेके समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इन्वायरमेंट है, ये सोशल वाला है, ये आपका इकोनॉमी वाला है। तो कह रहा है कि एक प्रोवाइडिंग फीडबैक, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, आउटकम टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसका रिपोर्ट जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है। इससे ऐसे जाएगा। तो वही बोल रहा है इसमें कि रिपोर्ट हमको करना है, फीडबैक लेना है सारे स्टेक होल्डर से। ठीक है। उसका लास्ट वाला बजट, भाई पैसा तो चाहिए ना, और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चलना है, चलाना है, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो कह रहा है कि एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब भी हो जाता है मनी। ठीक है। वो मनी को जो एलोकेटिंग होगा, बजट, बजट कौन करता है? गवर्नमेंट। हमारे जानते हैं कि बजट प्रिपेयर करता है। तो उसका उसका एलोकेशन करना है ना। गवर्नमेंट तो बता देती है बजट में कि इतना हम यहाँ इस सेक्टर में खर्चा करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा एक्चुअल में कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ही तो करता है, गवर्नमेंट थोड़ी करती है। गवर्नमेंट तो एक प्लान बना के दे दिया, ठीक है, ब्लूप्रिंट बना के दे दिया कि हेल्थ सेक्टर में इतना खर्चा करना है, एजुकेशन सेक्टर में इतना करना है, लेकिन एक्चुअल जब एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिंग करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए बोल रहा है कि एलोकेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चा हो रहा है उसको आपको एलोकेशन के साथ साथ मॉनिटर भी करना है कि भाई वो सही जगह पे खर्चा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, टू इंश्योर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका फिजिकल है ना, वो उसको आपको निगरानी में करना है। तो बजट बनाना, राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन और व्यय की निगरानी करना। ये साथ तो हमने देख लिया पोस्ट कर का व्यू। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके। हाँ, अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। हमने पोस्ट कर को देख लिया। मैं आपको क्या बताया था कि स्कोप जो है, इसको दो भाग में बांटा है। एक आपको पोस्ट कर, जो आपको लूथर गुलिक ने दिया। ठीक है। इसमें से हमने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफिंग देखा, देन ये डायरेक्टिंग देखा, सीओ से कोऑर्डिनेशन देखा, आर से रिपोर्टिंग देखा, बी से बजटिंग देखा। राइट। इस ये मतलब हमारा ये वाला स्कोप खत्म हो गया। अब सेकंड वाला स्कोप क्या था? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है ना, अब बताता हूँ। सब्जेक्ट में क्या करता है कि ये फोकस करता है स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ स्टडी एंड एक्सपर्टाइज विद इन द फील्ड। देखिए पोस्ट कर में क्या हुआ ना, ये हर चीज में इन्वॉल्व हो गया। राइट। प्लानिंग में भी हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो गया, स्टाफिंग में हो गया, डायरेक्टिंग में हो गया, तो इसका हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है ना, नाम से क्या लग रहा है कि सब्जेक्ट मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे उसका मैटर का बात करेगा। सब्जेक्ट मैटर मतलब किसी एक फील्ड पे, एक ही फील्ड पे वो बात करेगा, लेकिन वो उसमें स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है। फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ स्टडी एंड एक्सपर्टाइज विद इन दैट फील्ड। मतलब एक ही कोई फील्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, उसमें वो स्पेशलाइज्ड होगा और वो एक्सपर्टाइज भी होगा। ठीक है। विषय वस्तु को क्या बोला है कि लोक प्रशासन का विषय वस्तु दृष्टिकोण क्षेत्र के भीतर अध्ययन करता है, और विशेषज्ञ कहता है कि विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। देखिए पब्लिक जो पॉलिसी हम बनाते हैं ना, अब उसके एनालिसिस करो, मतलब उसका एक्सपर्टाइज बनो उसमें। ठीक है। और
स्पेशलाइज्ड, ठीक है। हम एक ही पे पब्लिक पॉलिसी पे हम सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या करता है ना, सब्जेक्ट मैटर व्यू का मतलब ही हुआ ना कि किसी एक फील्ड पे जाओ, उस पे तुम स्पेशलाइज्ड हो और एक्सपर्ट हो विद इन दैट। बोला ये पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर व्यू का पार्ट है और उसका एनालिसिस करो। करें कि एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब ये पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन हुआ वो उसका एनालिसिस करो एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट करो और इवेल्यूशन करो, ताकि एग्जाम्पल की तरह देखो दिया है कि स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसीज इन पब्लिक हेल्थ आउटकम। कि मान के चलो जो पॉलिसी बना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये पॉलिसी तो बना दिया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी काफी थॉट प्रोसेस रहा होगा, थॉट प्रोसेस रहा होगा कि इस पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मेरा पॉजिटिव पार्ट रहेगा इस पॉलिसी का, ठीक है, और क्या नेगेटिव साइड रहेगा। कोई भी अगर पॉलिसी बनता है ना तो दोनों चीज होती है, कोई पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती, किसी के लिए वो पॉजिटिवली मतलब लाभकारी होगा, किसी जनता के लिए सेम पॉलिसी वो हानिकारक होगा। कैसे, मान के चलिए आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, इस एरिया में है ना, और बाजू में ही कोई एक प्लांट स्टील फैक्ट्री बना दिया, ठीक है, स्टील फैक्ट्री बना दिया, तो यहाँ से जो आपका प्रदूषण निकलेगा, है ना, आपके सीधे घर में आएगा, आपका आपको मतलब प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगा, राइट। आप इसको एज ए प्रॉब्लम झेलोगे, लेकिन ये कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉय दे रहा है, राइट, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट है उसको तो फायदा हो गया, बट आपको यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। सिमिलरली ये कंपनी कंपनी वालों को भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव हो रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी पॉलिसी होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होता है, और उसी का एनालिसिस करना। मान के चलिए कोई हेल्थ पॉलिसी निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 का वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन अगर बनाना है तो क्या ये प्रॉपर है नहीं है ना, अगर मान के चलो किसी को ये वैक्सीन प्रॉपर सही से टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, ठीक है, तो वही चीज के बारे में इसको बताया गया कि हम किसी भी एक फील्ड पे जाएंगे लेकिन हम पूरा एनालिसिस के साथ जाएंगे, सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का मैटर को हम अच्छे से समझेंगे, इसलिए उसका नाम ही दिया है कि सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया हो। अब हम जाते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, इसका नाम है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब तुलनात्मक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी किसका पार्ट है, ये भी सब्जेक्ट मैटर का ही पार्ट है। सब्जेक्ट मैटर मतलब किसी सब्जेक्ट का मैटर में एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर व्यू। इसमें क्या बोल रहा है ना, कंपेरेटिव मतलब तुलनात्मक करो, कहाँ से, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये यूएसए है, ठीक है, या तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, या तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शन करता है, वो कैसे पॉलिसी बनाता है दूसरे कंट्री में, वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है दूसरे कंट्री में। सिमिलरली यूके में कैसे पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इस चीजों को स्टडी करके, है ना, हम अपना कंट्री में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि आप इसी में कंपेरेटिव में ही या एक ही सब्जेक्ट में जाओ, है ना, कल दूसरे दूसरे स्टेट से कंपेयर करते रहो और इसी में अपना मास्टरी कर लो। तो ये कह रहा है कंपेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रैक्टिसेस एंड रिफॉर्म्स अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, अक्रॉस कंट्रीज। तो इसलिए ये बोला जाता है कि विभिन्न देशों में प्रशासनिक प्रणाली, प्रक्रिया और सुधारों, रिफॉर्म्स की तुलना करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम जैसे कि अभी हमने लास्ट कंपेरिजन किया था किसका, इंटीग्रल व्यू का, इंटीग्रल व्यू एंड आपका मैनेजरियल व्यू का कंपेयर किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम कंपेयर किसका करेंगे, पोस्ट कर्व व्यू, है ना, और सब्जेक्ट मैटर व्यू का। पोस्ट मतलब क्या बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ से दोनों को कंबाइन कर दिया है ना, कोऑर्डिनेटिंग, आर से आपका रिपोर्टिंग, बी मतलब बजटिंग, और सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो देखिए पोस्ट कर्व क्या करता है ना, पोस्ट कर्व करता है कि एम्फसाइज
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब जो पोस्ट कर्व है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फंक्शन है उसी को फोकस करता है, एंड प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और सब्जेक्ट मैटर क्या करता है, इट फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड एरिया। मैंने बता ही दिया कि किसी सब्जेक्ट का जो मैटर है ना, उस मैटर पे स्पेशलाइज्ड होना, ऑफ स्टडी एंड एक्सपर्टाइज विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप किसी एक फील्ड पे जाओ और उस पर एक्सपर्टाइज हो जाओ, वो सब्जेक्ट मैटर करता है। पोस्ट कब करता है कि किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे रख के उसका फंक्शनिंग का, है ना, प्रोसेस को देखो, वो आपका पोस्ट कर्व भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक टर्म आता है, पोस्ट कर्व को क्या बोलते हैं। देखिए, पोस्ट कर्व को क्या लिखा बोला जाता है यहाँ पे, पोस्ट कर्व को बोला जाता है कि ये टेक्निक ओरिएंटेड है ना, रेदर देन सब्जेक्ट ओरिएंटेड। करेक्ट है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये आपका कौन सा हो गया, सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू। करेक्ट, और ये आपका हो गया पोस्ट कर्व, ये अपना अलग ही व्यू है इसका, पोस्ट कर्व व्यू। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता नहीं कि कुछ यहाँ से जो नेचर एंड स्कोप वाला में कोई इशू है। ठीक है, आप देखते हैं कि आगे आगे खत्म हो गया, पेज नहीं है, तो यहीं पे हमारा खत्म हो गया आज का लेक्चर। इसके बाद हमारा दो तीन चीजें बचती है इस यूनिट में। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला यूनिट है, हमने सबसे पहले क्या देखा था पिछला वीडियो में, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड में मीनिंग पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने कुछ डेफिनेशन भी देखा था इसका, एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों का देखा था डेफिनेशन। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नेचर पढ़ा। ठीक है, नेचर एंड आपका स्कोप पढ़ लिया, राइट, स्कोप। नेचर में हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रल एंड मैनेजरियल, और आज स्कोप में पढ़ा पोस्ट कर्व व्यू। एक सेकंड, हाँ, पोस्ट कर्व व्यू एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट कर्व प्लस सब्जेक्ट मैटर व्यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, आपका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस, इसका दूसरा कलर में लिख देता हूँ। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाला है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक दूसरा देखेंगे हमारा इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो बहुत सारा फेज है ना, डाइकोटोमी, एरा ऑफ चैलेंजेस, वो सब देखेंगे। फिर कंपैरेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, उस पर आ जाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।